किया अपना क्लास। हाँ, तेजी के साथ में प्रोग्रेस कर रहा है आसियान विदाउट यूजिंग एनी आर्म्स। गुड, बहुत तेजी के साथ में प्रोग्रेस कर रहे हैं। और जो इन्होंने 2020 का जो विजन रखा था, ये बुक आपकी पुरानी है ना, तो इसलिए लिखा हुआ है इस दस्तावेज में जो इनका विजन था 2020, तो इसमें क्या है, मल्टी डायमेंशनल अप्रोच की बात की गई है, बहुमुखी भूमिका निभाने की बात की है। बहुमुखी मतलब कई क्षेत्रों में काम करने वाले हैं, ठीक है ना। आसियान द्वारा अभी टकराव की जगह बातचीत को बढ़ावा देने की नीति से यह बात निकली है। इसी तरकीब से, अब मैंने आपको पहले भी कराया था, शायद आपको याद ना हो, बार बार मेरे को तो याद हो जाता है कि कई सारे इश्यूज हैं इन देशों के बीच में भी आए, चाहे कंबोडिया की बात करें, चाहे ईस्ट तिमोर को लेके देखें, ठीक है ना। तो ये सारे इश्यूज इन्होंने आपस में मिलजुल कर, बैठा कर, सहयोग से, बातचीत से पूरा रिजोल्व कर लिया है, ठीक है ना। इनके बीच में कंबोडिया को लेकर और जो क्राइसिस चला था, कंबोडिया का क्राइसिस क्या है मैंने बताया था, जुलाई सितंबर 1997 का है। वहां पर जो बनी हुई सरकार थी उसको हटाने की कोशिश की गई थी, तख्ता पलट करने की कोशिश की थी, तो वहीं के लोगों ने, तो उस मुद्दे को इन्होंने रिजोल्व कर लिया आपस में बैठ जुट के। फिर दूसरा है ईस्ट तिमोर की बात है। तिमोर का क्राइसिस क्या है, यहाँ पर वायलेंस हो गई थी। ईस्ट तिमोरी वोटर्स है, वो इंडोनेशिया से आजादी चाहते थे। जो इंडोनेशिया देश है उसी का एक छोटा पार्ट था ईस्ट तिमोर, ये चाहते थे इंडोनेशिया से आजादी मिले। तो इसमें कुछ 1400 के लोग लगभग लोग मारे गए, और फिर भी ये भी इशू रिजोल्व कर लिया गया। तो कहने का मतलब आसियान के बीच में, आसियान के देशों के बीच में, इंडोनेशिया आसियान का पार्ट है, कंबोडिया आसियान का देश का सदस्य है। पेज नंबर बेटा, हम तो आसियान पढ़ रहे हैं, आसियान का सबसे हिंदी वाली बुक में 57 पेज के ऊपर है, ठीक है ना। आप विजन 2020 के नीचे देखो, विजन 2020 के नीचे, इसका मतलब बुक आप लोगों ने खोला ही नहीं था बेटा। देखो 2003 तक का मैंने आपका यहां पर लिख दिया था, 2003 का आपको यहां तक लिख दिया था, 3 पिलर्स ऑफ द आसियान के बारे में बात की थी। अब उसके बाद में मैंने थोड़ा सा पढ़ाया, उसके बाद में ARF मैंने, जैसे नेक्स्ट पेज के ऊपर है आसियान रीजनल फॉर्म 1994 में बनी, वहां से मैंने आपको बुक से पढ़ाना शुरू किया, ठीक है ना। तो उससे आगे हम आसियान के जो सभी चीजें हम आपको बुक से ले रहे हैं, शायद पहुंच गए होंगे आप, मिल गया ना बुक में। तो फिर आसियान की मौजूदा आर्थिक स्थिति, खासतौर से भारत और चीन जैसे देशों के विकसित एशियाई देशों के लिए व्यापार और निवेश के में उसकी प्राथमिकता ने से और भी। अब ये आसियान देश ठहरे छोटे छोटे देश, अब इसके बीच बीच में जो आजू बाजू में समझिए, ठीक है ना, इनके वेस्ट में भारत है और इनके नॉर्थ में आप देखोगे चाइना को। तो ये जो चाइना और भारत जैसे दानव जैसे बड़े देश हैं, अब दानव नहीं बोलना है, फिर भी चाइना को तो बोल ही सकते हैं। तो इनसे मतलब इनके संबंध के बारे में बहुत बात की जाती है, क्योंकि दोनों देश, चाहे चाइना हो या भारत हो, वो चाहते हैं आसियान के देशों के साथ हमारे संबंध बने रहें और ट्रेड, व्यापार, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एक दूसरे देश मदद करें। तो भारत की तरफ से पहले ये बात सही है कि आसियान देशों के साथ में बहुत ज्यादा इस तरफ हमारा रुख नहीं रहा। पहले हमने गलतियां की, आसियान के देशों के साथ में संबंध नहीं सुधारे। 1991 में जब मनमोहन सिंह, जो आपके बाद में प्राइम मिनिस्टर बने हैं, उससे पहले 1991 में 90-91 में प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव थे, तो उस टाइम में फाइनेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो बाद में आपके 2004 में प्राइम मिनिस्टर बने, 2004 से
2014 तक आपके देश के प्राइम मिनिस्टर रहे। तो ये मनमोहन सिंह एक बहुत ही अच्छे आर्थिक विशेषज्ञ माने जाते हैं देश में। हो सकता है कि ये प्राइम मिनिस्टर के रूप में इतने ज्यादा सक्सेसफुल नहीं कह सकते इनके काम को, लेकिन एज ए इकोनॉमिस्ट इनकी पॉलिसीज लाजवाब रही। तो इन्होंने 1991 में एज ए फाइनेंस मिनिस्टर लुक ईस्ट पॉलिसी लेके आए थे कि जो पूर्व के देश हैं उनकी तरफ भी हम लोगों का रुझान होना चाहिए, इन देशों को हम नकार नहीं सकते। लेकिन हमारा नकारने का कारण था कि हम, जैसे कि म्यांमार है, तो म्यांमार में मिलिट्री शासन है और हम डेमोक्रेटिक कंट्री, हम नहीं चाहते थे कि म्यांमार के साथ हम आगे रिलेशन बढ़ाएं, क्योंकि वहां तो डिक्टेटरशिप जैसा तानाशाह शासन था। तो बाकी भी देशों में कहीं पर सल्तनत का शासन है, तो इस वजह से हम डेमोक्रेटिक कंट्रीज के साथ में आना चाहते थे, और यहाँ के कुछ कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, तो इसलिए हमने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। और हमको नहीं पता था कि इनके काफी ये इन्फ्लुएंस करेंगे इस एशिया के अंदर, इनका काफी दबदबा हो जाएगा, एक ऐसा वक्त आएगा। तो भारत ने बाद में 1991 की में जाके इनकी आंखें खुली और इन्होंने देखना शुरू किया, तो उसको बोलते हैं लुक ईस्ट पॉलिसी। फिर बाद में 2014 में एक्ट ईस्ट पॉलिसी लेके आए, ठीक है ना। एक्ट ईस्ट पॉलिसी में मतलब हमने क्या किया, जो देश हैं इस तरफ पूरी एशिया के देश, आसियान की बात करो, ठीक है ना, एशिया के आसियान भी हो गया इस तरफ, और हमने बात में चीन है, जापान है और दक्षिणी कोरिया। तो इन सभी देशों के साथ में जो चाइना के ईस्ट में देश हैं, चाहे जापान हो चाहे दक्षिणी कोरिया हो, और इनफैक्ट चीन के साथ भी, और बात करें पूरे आसियान देशों के साथ, इनके साथ संबंध बनाने के लिए हमने 2014 में काम करना शुरू किया। अब हम अगर इनका मेंबर नहीं बन पाए तो भी कोई खास नुकसान नहीं है। मैं क्यों कह रहा हूं कि अगर हम आसियान के मेंबर नहीं बन पाएंगे तो भी भारत को खास नुकसान नहीं है। इसके पीछे कारण है, बताइए क्या? अगर आप पढ़ पा रहे हो तो बता पाओगे क्यों हमको ज्यादा लॉस नहीं है अगर हम आसियान का मेंबर नहीं बन पाए तो भी। क्योंकि बेटा जो आसियान के देश हैं, थाईलैंड हो गया, सिंगापुर हो गया, मलेशिया है, ठीक है ना, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, तीनों देशों के साथ हमारे पहले ही ओपन ट्रेड एग्रीमेंट है, ठीक है। व्यापार करने के लिए हमारा ओपन ट्रेड, मुक्त व्यापार एग्रीमेंट हो रखा है। तो आसियान के 3 देशों के साथ तो हम अलग से व्यापार कर ही रहे हैं, तो आसियान का मेंबर नहीं बने से भी इन तीनों देशों के साथ अपना चलता ही रहेगा। तो आसियान की अगली ताकत की बात करें, असली ताकत क्या है? सर मलेशिया भी है। मैंने बात की बेटा मलेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड। मलेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड तीनों देशों के साथ हमारे मुक्त व्यापार हैं। कलेक्टिव ट्रेडिंग नहीं हो पाती, कलेक्टिव ट्रेडिंग नहीं है, लेकिन फिर हम जुड़े हुए हैं आसियान +2+3 से। आप इसको +2+3 को देखोगे ना बेटा, तब आपको पता लगेगा। एक बार +2+3 को देखिए, उसमें भारत भी है, ठीक है ना। तो आसियान की असली ताकत आपस के देश हैं, ये सहभागी सदस्यों और बाकी गैर क्षेत्रीय संगठनों के बीच सॉरी, ये देश के संगठन है उनके बीच में, और बाकी जो इसके मेंबर्स नहीं है, जैसे भारत है, चाइना है, जापान है, दक्षिणी कोरिया है, ये मेंबर नहीं है आसियान के, लेकिन फिर भी आसियान अपनी जो मीटिंग्स होती रहती हैं उनमें इनको इनवाइट करता रहता है। इनकी मीटिंग्स में हम भारत भी जाता है, आसियान के मेंबर्स की, और आसियान के पूरे देश भी इनफैक्ट भारत में भी आए हुए हैं सभी देश के मेंबर्स। तो ये सही है कि आसियान के हम मेंबर्स नहीं हैं, लेकिन आसियान की मीटिंग्स अटेंड करते हैं, इनके साथ में बातचीत हमारी चलती रहती है, ठीक है ना। तो देशों के साथ में सहयोग करते हैं, और किस बारे में सहयोग करते हैं? राजनीतिक रूप से,
और क्या बातें होती है सुरक्षा के मामलों में, आपस में सभी देशों के बीच में चर्चा डिस्कशन चलता रहता है। तो इस तरह से आप अगर आप मैप को निकालिए, इसके पीछे वाले पेज के ऊपर है मैप, बेटा निकालो, 56 पेज के ऊपर है, हिंदी वाली बुक में देखो मैप। तो इस मैप में आप आसियान के देशों को देखोगे तो आपको पूरे सारे कंट्री नजर आ जाएंगे। देखो पहुंच गए क्या, चाइना के एकदम साउथ में पहुंच गए। चाइना का मैप है ऊपर, चाइना के ऊपर मंगोलिया ग्रीन कलर में दिखा रखा है, येलो कलर में चाइना है। पहुंच गए बेटा, बता तो दो सारे के सारे बच्चों। अभी 12 ही बचे हैं, देखो ये क्या है, 16 से 12 पहुंच जाते हैं। क्या कहा जाए इनका, क्या किया जाए, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। खैर, तो आप इसका ईस्ट क्या हो गया, आप दाहिने हाथ की तरफ, जैसे अगर आप बुक को लेके बैठोगे तो राइट हैंड जो है चाइना का ईस्ट हो गया, ठीक है ना। तो इसमें आप देखोगे एकदम चाइना से लगे हुए दो देश है। मैं आसियान बाद में बताऊंगा, पहले वो ईस्ट दिखा रहा हूं चाइना का, ताकि आपको पता लगे उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच में हमने एक बात की थी कि एक पैरेलल लाइन गुजरती है, और इनके बीच में जब कोल्ड वॉर का पीरियड चला था तो दोनों देशों के बीच में एक तरफ यूएसएसआर था और एक तरफ अमेरिका साथ दे रहा था, दक्षिणी कोरिया का अमेरिका साथ दे रहा था और उत्तरी कोरिया का यूएसएसआर साथ दे रहा था, और इनफैक्ट चाइना भी साथ दे रहा था क्योंकि दोनों के दोनों कम्युनिस्ट कंट्री है। तो ये जो रेड कलर में डार्क में है उत्तरी कोरिया है, फिर उसके बाद में थोड़ा हल्का कलर है वो दक्षिणी कोरिया है, दोनों एक साथ में नजर आ रहे हैं। उनके बीच से एक पैरेलल लाइन गुजरती है, मैंने कई बार आपको बताया है, आप मुझे कमेंट करके बताइए कौन सी पैरेलल लाइन है। फिर उसके बाद में आप जापान को देख पा रहे हैं ग्रीन कलर के अंदर, ठीक है ना, आइलैंड कंट्री है। आइलैंड मतलब चारों तरफ से जो देश पानी से घिरा हुआ है वो आइलैंड कंट्री है। तो जापान आप देख रहे हो, जापान कहीं भी तरफ से उसके जमीन साथ में नहीं है, चारों तरफ समुद्र है, ठीक है ना। तो ये जापान देख पा रहे हो, और जापान देखने के बाद में अब आप मेरे साथ में आ जाइए, बिल्कुल चाइना के साउथ में आ जाइए, जहां चाइना खत्म हो रहा है साउथ में उस तरफ आ जाइए। फिर याद करना एक बार, उषा सही से याद करो, 17 पैरेलल से क्या है, सही याद करो, और भी बताए बाकी भी। अब चाइना के साउथ में जैसे ही आओगे तो आप देखोगे सबसे वेस्ट में आपको म्यांमार दिखाई दे रहा होगा, म्यांमार के फिर ईस्ट में लाओस है, लाओस के ईस्ट में फिर आपका वियतनाम है जो लंबा सा देश है, पतला सा सकरा। चलो ठीक है, याद तो आया आपको। तो ये हो गया आपका म्यांमार, फिर लाओस, और लाओस के इसमें देखो याद ऐसे भी कर सकते हो, सबसे पहले म्यांमार हो गया बिल्कुल वेस्ट में, फिर उसके बाद में लाओस, फिर वियतनाम, फिर इन सभी के बीच में है थाईलैंड। अब थाईलैंड चलते हुए आ जाता है जब तक कि मलेशिया स्टार्ट नहीं होता, और मलेशिया के नीचे सिंगापुर है, बिल्कुल एक हल्की बिंदी के रूप में सिंगापुर है। सिंगापुर तो एक शहर जैसा है, ठीक है ना, एक शहर ही है इनफैक्ट सिंगापुर। तो ये सिंगापुर है, और ये जो नीचे सबसे आप देख रहे हो कैसा कलर बोलोगे इसको, आप पता नहीं क्या बोलते हो, कलर के बारे में मुझे ज्यादा नहीं ज्ञान है, तो ये ऑरेंज कलर बोल दे इसको। तो ये पूरा इंडोनेशिया है, और इंडोनेशिया अपने आप में काफी एक ये 1100-1200 से ज्यादा आइलैंड्स हैं इसके अंदर ना, इंडोनेशिया के अंदर। तो काफी आइलैंड्स हैं, ये इंडोनेशिया को आप देख पा रहे हो, कई सारे जो आइलैंड्स से है, ठीक है। और इंडोनेशिया के अगर आप ऊपर चलोगे या वियतनाम के आप पूर्व में देखोगे तो फिलीपींस है, ठीक है ना। और फिलीपींस अगर आप देख पाए हो तो फिर नीचे आ जाइए, जो मैंने बताया था इंडोनेशिया का जो सबसे लास्ट छोर दिखाई दे रहा है, वहां पर ईस्ट तिमोर है, और ईस्ट तिमोर के यहाँ पर ही जो इन्होंने लिखा नहीं है, जो इंडोनेशिया जैसा ही कलर है, यहाँ पर ब्रुनई है, और फिर ये
ग्रीन कलर में पपुआ न्यू गिनी है, ठीक है। तो आप ये पूरे के पूरे देश, 10 देश यहां पर गिन लेंगे आप, ये पूरे के पूरे आपके आसियान के देश हो जाएंगे। अगर इनको 10 देशों को 10 बार आप मैप में प्रैक्टिस करेंगे, 2-3 बार देख के प्रैक्टिस कीजिए, फिर उसके बाद में बगैर देखे प्रैक्टिस कीजिए, मिनटों में याद हो जाएंगे आपको, ठीक है ना। और बहुत अच्छा भी लगेगा। आप धीरे धीरे जब मैप पे काम करना शुरू करोगे तब आपका जो है इंटरेस्ट इसमें जागेगा। देखो, जिन चीजों से आप दूर जाओगे उतना ही वो चीजें आपको सताएंगी, ठीक है। और जितना करीब आओगे उनसे उतना ही आपका लगाव होगा, अटैचमेंट होगा, और उतना ही अच्छा कर पाओगे। अब हमने बात कर रही है कि आप, जैसे कल कुछ बच्चे बोल रहे थे सर रिड्यूस सिलेबस, फलाना सिलेबस। पहले तो मैं आपका क्लास से इसको वो कर देता हूं,